नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जस्टिस ऋषिकेश रॉय। आप अपने सधे हुए कानूनी फैसलों के लिए जाने जाते हैं। न्यायपालिका में आपका लंबा अनुभव रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज के अलावा आप केरल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे हैं। कॉलेजियम का भी आप हिस्सा रहे हैं। न्यायपालिका में आपने कई अहम फैसले दिए और कानून की एक नई इबारत लिखी। वेलकम टू द शो जस्टिस रॉय। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जुडिशरी में आपका जो करियर रहा है कैसा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे, केरल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी थे। हाउ डू यू एनकैप्सुलेट योर एक्सपीरियंस? इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू डू गिवन अ चांस टू रिलीव इट? This is a moment for introspection of the long journey of 19 years as a judge, firstly in the High Court of Guwahati, then as Chief Justice of the Kerala High Court, and then finally as a judge of the Supreme Court. शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट में खैर आखिर वाला जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। हम लोग पढ़े हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर, और कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ने का मकसद ही यही था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत यंग एज से ही वकील होना चाहता था। हमारे परिवार में हालांकि कोई ऐसा है नहीं कि वकालत में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि मैं वकालत करना चाहूँगा। हमारे परिवार में हालांकि कोई ऐसा है नहीं कि वकालत में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि मैं वकालत करना चाहूँगा। वकालत करने का तो शुरुआत में ड्रीम था और वो फुलफिल भी हो गया 1982 में, जब मुझे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिला दिल्ली बार काउंसिल से। लेकिन जज होने का सपना भी नहीं था, और शुरू में जब जज होने के लिए मुझे उस वक़्त के चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने जब मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मैं तो टाल दिया था उसको, और उसको मैं कुछ हफ्तों तक मैं उनको मना करता रहा, लेकिन आखिर में जो होना था वो हो गया। तो मैं 2006 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बना, और उसके बाद ये सफ़र 19 साल का सफ़र अभी पिछले हफ्ते में ख़त्म हुआ। आप उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर अपना जजमेंट दिया था। ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस को उस पैनल का हिस्सा बनाया गया था। अभी एक एक्ट आया है, गवर्नमेंट ने लाया है, जिसमें चीफ जस्टिस को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को उस जगह दी गई है। जाहिर सी बात है कि कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, वीटो पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। सवाल उठ रहे हैं कि इससे इलेक्शन प्रोसेस डिरेल हो सकता है, निष्पक्ष यह पूरी प्रक्रिया नहीं रहेगी। क्या गवर्नमेंट अपस्टेज कर रही है इलेक्शन कमीशन के बॉडी को? कैसे आप देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक आध जो शख्स थे जैसे TN शेषन, हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक दूसरे लेवल का गरिमा दिया है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। और मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है 1950 से 51 से, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर Mr. Sen, I think he was. So starting from that, we have had a very glorious innings of the Election Commission discharging its responsibility, establishing India as a very strong and largest democratic country in the world, where the elections have traditionally been recognized as free and fair election. In fact, observers from India are taken to other countries during election process to sort of give credibility to the election processes in the other country. जो आप फैसले की बात कर रहे हैं, I was part of the bench. The judgment, if I recollect, was authored by my distinguished brother Justice KM Joseph. उस वक़्त ऐसा था कि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट वेकेंट होने का था,
और नया इलेक्शन कमिश्नर को लिया जा रहा था। तो कोर्ट ने सरकार से डेटा मांगे कि भाई आप लोग कैसे कर रहे हो नया इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव। तब हमें बताया गया कि ये हम प्रक्रिया से इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव कर रहे हैं। तो कोर्ट को उस वक्त लगा कि देखिए ये प्रक्रिया में सरकार ऐसा नहीं कि करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वो अपने चोजन कैंडिडेट को इलेक्शन कमिश्नर बनाए, जिससे इलेक्शन कमीशन का रोल रवैया थोड़ा सा सरकार की तरफ झुके। तो इसीलिए हमारी तरफ से उस वक्त एक कि किस प्रक्रिया से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, उसमें कानूनन में एक गैप था। वो गैप को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उसमें जो कमेटी बनेगी उसमें हिस्सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे उस पैनल में। और ये प्रक्रिया और ये प्रोसेस तब तक कायम रहेगी जब तक सरकार अपना कानून इसके ऊपर नहीं बना ले। और आपने जिक्र किया, तो उसके बाद कानून आई और कानून में उन्होंने, जैसे आप कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब को वहां से हटाया गया। अब ये मामला ये ठीक है या नहीं है, कानून की तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी है। तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जजेस के रिक्रूटमेंट में आमतौर पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में खींचतान लगी रहती है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। अब जब इस तरह की प्रक्रिया इतने लंबे समय से चल रही है, खींचतान की जो टसल चलता है, तो क्या आप समझते हैं कि NJAC should be brought again with some modifications taking in view of judiciary and government, and a new setup system should be put in place so that judges recruitment is more streamlined and the tensions are reduced? आप जिस केस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अब अभी जो हम लोग का रिक्रूटमेंट है, क्रिटिसाइज भी हुआ करता है उसके ऊपर कि भाई ये जज सेंट्रिक कॉलेजियम जो बैठती है, तो वो कॉलेजियम रिकमेंड करते हैं, उसके बाद द जजेस अपॉइंट जजेस। ये क्रिटिसिज्म सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है। लेकिन आप जो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि जो कमिटी का सरकार ने एक कानून बनाया था NJAC का, वो कोर्ट नहीं माने। और मैं उस फैसले से मैं भी सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि NJAC के रिप्लेसमेंट कोई ऐसा हमारे सामने नहीं आया। और उस वक्त कई दिन कई हफ्तों तक बहस चली उस केस में। तो ऐसा कोई ऑल्टरनेट कमिटी प्रोसेस कोर्ट के सामने किसी ने कोई भी पेश नहीं कर पाए जो एक्सेप्टेबल हो कोर्ट के लिए। तो इसीलिए NJAC को नहीं माने कोर्ट ने, और जो अभी बरकरार है उसी सिस्टम को जायज़ ठहराए। और मैं समझता हूँ कि जब तक कोई ऑल्टरनेट जो इक्वली एफिशिएंट सिस्टम नहीं आता है, तो वही रहना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग एक पर्टिकुलर प्रक्रिया को एक आधी एग्जाम्पल से हम लोग उसको टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि हाई कोर्ट में 1000 जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में 32-33 जज हैं, उनमें से एक आध के दिशा में ही उंगली उठी है। बाकी सब जज तो इसी प्रक्रिया से अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई किसी ने नाराजगी नहीं जताई या उनके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ ये हेल्दी प्रक्रिया है। और इसमें जब तक कोई ऑल्टरनेट इससे बढ़िया प्रक्रिया अगर नहीं सामने आई, तो यही रहना जरूरी मैं समझता हूँ। आप कॉलेजियम का भी हिस्सा रहे हैं। कॉलेजियम इज श्राउडेड इन सीक्रेसी, अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। किस तरीके के डेलिब्रेशंस होते हैं, क्या उसमें ग्रुप्स है, लॉबीज है, या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो कैसे उसको पेपर आउट किया जाता है? क्या आप बताएं जरा, अंदर क्या होता है? अंदर की बात पूछ रहे हैं। देखिए, कॉलेजियम का हिस्सा मैं
जब गुवाहाटी हाई कोर्ट में मैं सीनियर जज था तब मैं कॉलेजियम में था, और फिर केरल में जब गया वहाँ पे चीफ जस्टिस तो कॉलेजियम का हेड मैं ही था, और सुप्रीम कोर्ट में जब आए मैं भी कॉलेजियम के हिस्सा हूँ। ये श्राउडेड इन सीक्रेसी बात आप कुछ हद तक ये सही है, और इसका मैं जवाब और जगह भी दे चुका हूँ, लेकिन इसका यही बात है कि मान लो आपके पास 5 वैकेंसी आप कंसिडर कर रहे हो, 5 वैकेंसी के लिए आप तो सिर्फ 5 प्रैक्टिसिंग लॉयर लेडी हो चाहे मेल हो नहीं कर रहे हो, आप तो लार्जर फिगर के बीच में से कंसिडर कर रहे हो। तो कंसिडर करने के बाद आप 5 को कॉलेजियम बोलती है हाँ इनको हम लोग रिकमेंड करेंगे, और बाकी जो 15 सिलेक्शन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं उनको आपने नहीं उनको आपने नहीं रिकमेंड किए। अब वो लोग तो प्रैक्टिसिंग वकील है, उनको कॉलेजियम ने ये नहीं सोचा कि ये जज होने के लिए काबिल है, यही तो लोग सोचेंगे। तो ये प्रक्रिया में अगर सब कुछ सामने आए तो उनको बहुत प्रेजुडिस होगी उनके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आज काबिल नहीं है तो कल काबिल हो सकते हैं, या आज इन कंपैरिजन उनसे 5 बेहतर निकले इसलिए उनको रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसीलिए उनको रिकमेंडेशन नहीं हुई। तो इसीलिए कुछ हद तक ओपेसिटी का जो आर्गुमेंट है या क्रिटिसिज्म है वो सही है, लेकिन ये आप जरूर मान के चलिए कि लॉबिंग वगैरह ये सब कॉलेजियम प्रक्रिया में लोग अक्सर समझते हैं, लेकिन ये मुझे तो दिखने को नहीं आया। और मैं खास तौर से केरल में, क्योंकि केरल का जो प्रक्रिया है मैं चीफ जस्टिस था इसीलिए मैं उसको मैं किस दिशा से मैं कर सकता हूँ ये हमने किया था, और केरल का मेरा एक्सपेरिमेंट एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने सब जजेस जो केरल के सब जजेस हैं हाई कोर्ट के सबसे मैंने सलाह मांगी, और सलाह मांगने के बाद जिनको उन्होंने रिकमेंड किया उन सब वकीलों का, चाहे वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में उनका मामला नहीं भी लगा हुआ हो, उनके मामला मैंने चीफ जस्टिस के कोर्ट में लिस्ट करवाया। फिर मैंने खुद फैसला लिया कि हाँ ए को रिकमेंड किया जा सकता है, बी को उतना वो नहीं है, कंपैरिजन में ए ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस तरह से हमने चूज किया। और ये मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन है कि जिनको हमने चुना केरल में उनमें कोई ये उनके मामा है और ये इनके बेटा है, ये सब कंसिडरेशन बिल्कुल नेपोटिज्म वाली बात बिल्कुल थी नहीं। और ये आप किसी भी से भी केरल के वहाँ से पूछ लीजिएगा कि सबसे अच्छे जिनको होना चाहिए ऑन मेरिट उन्हीं को रिकमेंड किए थे हम लोगों ने, और उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात थी नहीं। एनजीटी की बात करते हैं। 3 जज बेंच का एक फैसला था जिसका आप हिस्सा थे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस अंकिता सिन्हा, जिसमें एनजीटी के सुमोटो पावर्स को अपहेल्ड किया गया था। मगर देखने में आया है कि कई तरह की परेशानियां एनजीटी को फेस करनी पड़ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कई उनके फैसले को एब्रोगेट किया है, साथ में ज्यूरिसडिक्शन भी हाई कोर्ट का उसमें आ जाता है, तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है, जुडिशियल मेंबर्स की कमी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। आपने अपने फैसले में लिखा था वेटिंग फॉर गोडो। हाँ, तो हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट फॉर द थिंग्स टू चेंज, आवर ग्रीन ट्रिब्यूनल टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली? क्या प्रॉब्लम्स? देखिए, आपने एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया है, मैं यही कहना चाहूँगा अजीत जी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज द वॉचडॉग ऑफ एनवायरनमेंट इन द कंट्री। नाउ जो वॉचडॉग है वो ये सोच के चले कि भाई मेरे पास कोई पिटिशन आएगा, कोई कंप्लेन आएगा, उसके बाद मैं कार्रवाई स्टार्ट करूंगा। माने हमारे सामने मसला ये था कि उनको कोई पिटिशन के लिए रुकना पड़े, या अगर उनको दिखे कि यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज हो रही है, हम लोग खुद कार्रवाई स्टार्ट करें या नहीं करें। तो उसमें मैं एग्जांपल दिया था वेटिंग फॉर गोडो, कि गोडो आए या नहीं आए, लेकिन अगर कुछ दिखा उनको कि भाई हमारे जुरिडिक्शन वाली कार्रवाई कहीं पे हो रही है या कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एनजीटी को खुद अपना फैसला वो प्रोसीड केस रजिस्टर करके आगे बढ़ सके, ये हमारी फैसला थी। और इसी में
3 जजेस बेंच का ये जो फैसला है, मेरे ख्याल में इससे आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथ मिला, और वो लोग जहाँ भी है, आप लोग अक्सर देखेंगे कि एनवायरमेंटल इशू में जैसे डेवलपर्स होते हैं तो उन लोगों का लॉबी बहुत स्ट्रांग होता है, पैसा का भी पावर है, वैसे भी पावरफुल पोजीशन में है, तो कई बार कोई अगर प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो दबा देते हैं, तो एनजीटी में तो उनका पिटीशन फिर नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि उन एनजीटी को सो मोटो पावर देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाले किस्से में। और इसी में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने वेटिंग फॉर गॉडो का जिक्र किया, वो तो बहुत सेलिब्रेटेड नाटक है, और इसका कई शो मैंने देखा है, अलग अलग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी प्रोडक्शन है, और ने भी किया है। नसीरुद्दीन शाह ने अपना क्या मोटले ग्रुप, नसीरुद्दीन शाह रत्ना पाठक का मोटले ग्रुप है बॉम्बे में, उन्होंने भी वेटिंग फॉर गॉडो लेके ही उन्होंने अपना थिएटर एक्सपेरिमेंट जो है मुंबई में जारी किया आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। कल मैं अभी नेशनल ग्रुप स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर फेस्टिवल चल रहा है दिल्ली में, तो कल हम देखे एनिमी ऑफ द पीपल इब्सेन का, वो एक अगेन एनवायरमेंटल इशू के ऊपर नाटक है कमानी ऑडिटोरियम में कल, और माय वाइफ चंदना हम लोग जाके देखे। वो भी एक डॉक्टर है, एक लेक का पोल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर वो शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन जो पावरफुल एलिमेंट है जिनको कमर्शियल काम से मतलब है, वो लोग वो डॉक्टर को रेजिस्ट कर रहे हैं। मीडिया भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, शुरू में मीडिया सपोर्ट में रहे, फिर मीडिया के ऊपर प्रेशर आ गया। तो एक बहुत अच्छी तरीके से नाटककार ने, इब्सेन ने इसमें दिखाया नाटक में। और कल हम के रायना का डायरेक्टेड जो प्ले है, कल हम शाम को देखे। एक एनवायरनमेंट के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा, कल शाम को ही हम एक नाटक देख के आए। 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसका आप हिस्सा थे, राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट। हाल में कर्नाटक गवर्नमेंट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी की पहल की है, जैसे टर्मिनली इल जो पेशेंट्स हैं उनको वो इजाज़त दी गई है। नाउ वो फैसले से ही आपका वो उभर के सामने आया है ये सब चीज़, तो आप कैसे, हाउ डू यू फील अबाउट दिस डिसीजन, एंड शुड यूथैनेसिया बी मेड लीगल ऑल ओवर इंडिया? उस बेंच का मैं हिस्सा था, अहम हिस्सा था। बेसिकली पीपल हु आर टर्मिनली इल, whether you should prolong their life through artificial support and for how long you will prolong, when the person maybe he may not be very interested for prolonging his or her life, but is unable to say because he is in a state of unconsciousness, was the issue before us. Now इसमें उस दौरान केस के जो बहस हो रही थी उस दौरान ये केस हमारे सामने आई थी, जो उनका नाम क्या था, जो नर्स थी अर्चना शानबाग इन ए बॉम्बे हॉस्पिटल। शी वॉज ए नर्स, young nurse, and she was brutally raped by one hospital staff in a Mumbai hospital, and also there was an attempt to kill her, and she was strangulated, and she was left in a state whereafter she could never recover her consciousness. Now she was such a dear person of the family of the nurses and the doctors. They kept her alive for many years in the hospital, and the question is whether because she was in a vegetative state for a very many years, whether she has her life needs to be prolonged through artificial means, or she has a right to pass away peacefully. Now these questions have arisen particularly in cases of terminally ill patients. In that decision we said that there should be a committee constituted of medical professionals where the family members who are caring for a person in a vegetative state, it may not be possible for them also to take a decision, or they may not have the legal authority to take a decision. So then a committee was envisaged which provided for right to die with dignity
is the expression that you have used very finely, you have said. And I would think that this is something which we need to very seriously implement, because particularly when we are looking at for young persons, say accident victims, they suffer accident, their spinal cord or brain is injured, and they are practically having no life of their own. And but for the medical attention that they are getting through artificial means, they are surviving. Those are the cases. And then we had, of course, I also was inspired by a very interesting play called Whose Life Is It Anyway? That was a play, again, I'm again going back to my theatre example. Whose Life Is It Anyway was a play which I saw perhaps 35 years back. It was performed in Kamani Auditorium by UK company. And there the protagonist was a sculptor who had a very vibrant life as an artist. He met with a motor accident, if I recollect correctly, and then he was confined to bed. Now, the question was whether he should continue with that life, or there should be permission for him to have a resort to euthanasia. Now, there, how the medical staff, there was a black medical orderly, how he was telling him, and just to indicate that his life is not ended, the medical orderly used to tell the protagonist, who is lying confined to his bed, he is paralyzed from neck downwards, and the orderly is saying that, look, why you are saying that your life is very bad? Because then he said, what do you mean? I am confined to bed, I have no way of going out anywhere, I don't have means of walking. He said, look, you can have so many activities. Then the orderly was asked, give me examples. He said, you can, for instance, you can say sit and umpire a tennis match, because you can move your neck from left to right. So tennis umpire has to do simply that. You can umpire a tennis match. You can be a referee there. And if you feel very active on a particular day, you can also, a tennis match, you have to move your head like this. You can, if you feel active on a particular day, you can also referee a table tennis match where you have to be more active. You know, that was one of the scene which comes to my mind, seeing the play Whose Life Is It Anyway in Kamani Theatre. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए बेबी स्टेप्स अभी ले लिए हैं, जजमेंट्स वगैरह ट्रांसलेट हो रहे हैं उससे। आने वाले दिनों में आप किस तरीके का यूज़ एआई का जुडिशरी में देखते हैं, खासतौर पे जो वर्कलोड्स और पेंडेंसी जो बढ़ी हुई है जजेस पे जो लोड होता है, एआई कितना हद तक काम हो सकता है? क्या फैसले भी अल्टीमेटली एआई के हाथों चली जाएगी? इसके ऊपर तो काफ़ी बहस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होती है, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कई दिनों तक चलती है, तो उसको अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग ट्रांसक्राइब करते हैं। तो बाद में जब हमें फैसला देना होता है कि वकील ए ने क्या आर्गुमेंट किया और वकील बी ने क्या आर्गुमेंट उसके रिप्लाई में बहस किया, तो ये सब हम लोग पॉइंट वाइज तो लिखते हैं जब चलती रहती है कार्रवाई, लेकिन बाद में हम लोग उसको रिफ्रेश करके दोबारा वी कैन गो बैक टू दैट। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक अच्छा मिसाल है जहाँ पे यूज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और कई और कोर्ट में, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आर्गुमेंट्स। एंड आपका जो दूसरा सवाल है कि कभी जज को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप ये जरूर सोचिएगा कि एक जज का काम कानून देखना है और कानून के ऊपर फैसला देना है, लेकिन एक जज ह्यूमन होने के नाते एम्पैथी है, सिंपैथी है, किसके साथ इनजस्टिस हुआ है, किसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये सब फैसला कंप्यूटर के हाथ में दे दे तो वो फैसला सिर्फ लॉ को तोल के ही हुआ है, माने डिसाइड होएगा फैसला। लेकिन जहां पे इनजस्टिस दिख रहा है, लेकिन इनजस्टिस थोड़ा देखने के लिए थोड़ा पर्दा को थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा, वो बात आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि
कोई ह्यूमन जज का रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक और सवाल है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन होता दिख रहा है। खासतौर पर अगर आप देखिएगा कि चाइनीज डीप सीक जो कंपनी आई थी उस पर भी केस हो गए हैं कि ये आईपीआर प्रॉपर्टीज को ले के फिर यूज करते हैं, है ना। तो हमारा जो आईपीआर लॉज अभी है, अब जो एआई आएंगे उसके लिए कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है, किस तरीके का लीगल रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है कि जो नए एआई के जो चैलेंजेस हैं उसको हैंडल कर पाए। जैसे हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, लॉ में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है किसी दिशा में, उसके साथ लॉ स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कांस्टेंट एक एंडेवर रहती है कि हम लोग लॉ में अमेंडमेंट सुधार करें, और जो दिख रहा है जिसको टैकल करने के लिए अभी कानूनन हमारे पास आंसर नहीं है, तो उसको हम लोग दिशा में दाखिल करें। इसमें मुझे याद है कि कई कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने अटेंड किया, और जस्टिस प्रतिभा सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, आईपीआर फील्ड में उनका बहुत ही नाम है, तो वो कमिटी हेड कर रही थी सरकार के साथ वो करके, तो दे सजेस्ट अमेंडमेंट्स एंड देयर आफ्टर अमेंडमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। And this is not only in the field of IPR law. If you see, for instance, let us say arbitration law, there also इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन लॉ का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। तो उसमें भी हमारे जो आर्बिट्रेशन सेटअप थे और लॉ थे वो थोड़ा सा आर्काइक दिखे। कुछ पहलू ऐसी थी जो हमारे लॉ में शामिल नहीं थे, लेकिन अमेंडमेंट किया गया और इसके लिए अभी आर्बिट्रेशन सिस्टम भी काफ़ी रोबस्ट बन गई है। तो ये हमेशा एक एफर्ट रहती है सरकार की, और जो लोग स्टेक होल्डर है उस फील्ड में जो लोग बहुत इन्वॉल्व है, वो लोग हमेशा इसको वॉचडॉग करके रहते हैं। सीनियर एडवोकेट गौरव बैनर्जी थे जो आर्बिट्रेशन मामले में, उनका एक कमेटी था, मैंने वही नहीं थे और कई सारे लोग थे, तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया गवर्नमेंट ने उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, फिर कानूनन अमेंडमेंट हुआ। तो यही चीज़ आईपीआर में भी हो रहा है और होएगा, फ्यूचर में भी होएगा। आर्बिट्रेशन की आपने बात की, अभी नया आर्बिट्रेशन बिल आने वाला है, आपका काफ़ी पैशन रहा है एडीआर पर, और आपने हैंड्स ऑफ पॉलिसी आपने इनिशिएट किया था, कोर्ट्स से ज़्यादा इंटरफियर ना करे। नई जो पॉलिसी आएगी, नया जो बिल आएगा, उससे किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि क्या उससे पेंडेंसी कम होगी? क्या हमारे लिटिगेंट्स उतने रेडी हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए? व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंज डू यू सी विद द कमिंग ऑफ न्यू अमेंडमेंट्स इन द आर्बिट्रेशन बिल? आर्बिट्रेशन का ऐसा है, हमारा कोर्ट का जो केस लोड है वो तो हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा केस लोड है। जो क्रिमिनल मैटर है कि इनको कन्विक्शन ठीक है या इनको एक्विटल मिलना चाहिए, इनका सेंटेंस 10 साल दिया गया है, इनको कम किया जाए या बढ़ाया जाए, ये सब फैसला तो कोर्ट ही ले सकती है। कोर्ट में जज कोर्ट में बैठे हुए ही ये ले सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल मामले हैं वो जरूर जो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जब इंडिया इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, तो अगर उनको ये पता चला कि भाई हमारे अगर कोई मामला, अगर किसी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मामला चालू हो गया और उसको फैसला होते हुए इतना साल लग जाएगा, तो कभी वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया नहीं आएंगे, वो उस कंट्री में जाएंगे जहाँ पे उनको फैसला जल्दी मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द राइट एक्सप्रेशन। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आर्बिट्रेशन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आर्बिट्रेशन के लिए जो हमने एक अहम फैसला हमने, जिसका मैं भी हिस्सा था, एक केस था NN ग्लोबल करके, NN ग्लोबल 5 जजेस का मैं हिस्सा था। तो हमने कहा कि भाई जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या क्लॉज है कोई एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो स्टैम्प एडिक्वेटली हो या स्टैम्प नहीं हो, जिसको बाद में भी भरपूर किया जा सकता है पेनल्टी लेके, लेकिन स्टैम्प का एडिक्वेसी इनएडिक्वेसी के वजह से आर्बिट्रेशन नहीं होगा, ये होना नहीं चाहिए। ये फैसला मेरा था, लेकिन मेरा फैसला और मेरे साथ ब्रदर दस्तूगी थे, हमारा फैसला
ये था कि इसके ऊपर आर्बिट्रेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन उस जज में हम लोग माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी 3 जजेस ने फैसला लेकिन इसमें आर्बिट्रेशन हम लोग नहीं बढ़ावा देंगे। ये बहुत मेरे लिए हैप्पी एक्सपीरियंस रहा। 5 जजेस का मैं जहाँ पे डिसेंटिंग जजमेंट था एनएन ग्लोबल में, विद इन 6 और 7 मंथ्स 5 जजेस का फैसला 7 जजेस के सामने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब लीड कर रहे थे ऑफ द 7 जजेस, and they eventually upheld the dissenting view authored by us in NN Global. So that was a very happy moment for me, and I feel that the Indian judiciary, not only the Supreme Court but also the high courts, which are commercial, where commercial matters are dealt with in a very large number, say Delhi High Court or Mumbai High Court or Karnataka High Court or Chennai High Court, Calcutta High Court. Now these are the premier high courts where a lot of commercial matters are there, and they are also focused on the fact that if a particular matter is resolvable through arbitration, we need not clog the court docket with these commercial matters, which can be resolved through another process, which might be more expedient and which might be also, as you said, litigation-friendly approach, as you have mentioned. I think that is how we can, also enhance the image of our country's adjudication process. Recently, 100 Indian illegal immigrants were brought to India in a manner which was questioned by in the parliament also. They were handcuffed. S. Jaishankar, foreign minister, said that SOPs should be followed and there should be proper ways in which they should be brought in. इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हाउ प्रोप्राइटी फॉलो की गई थी क्या इसमें, इस तरीके के हैंडकफ्स करके जो लाया जाता है, क्या एसओपीज कुछ है इंटरनेशनल लॉज में जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरीके से हैंडकफ करके भेजा जा सके? जी, इसके बारे में मेरा जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में उनको कैसे लाया जाएगा, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन 2 पहलू है इसमें देखने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप हिंदुस्तान के सिटीजन हो और आप इलीगली एक दूसरे कंट्री में गए, तो वहाँ के जो कानून है उसके मुताबिक यू आर एन इलीगल पर्सन स्टेइंग इन दैट कंट्री। नाउ दे हैव टू बी रिटर्न बैक। नाउ नोबडी इज सेइंग दैट दे शुड नॉट बी रिटर्न बैक to the country of origin, and which is India. And as we see, the US is proposing to similarly deport other illegal migrants to their respective countries. The deportation part, I don't think we should have any issue there, but also think they were brought in a plane. There were, I think, 130 odd people. Women and child included. Now, how do you bring them securely to the country is something which the country which is deporting is concerned with. It is their responsibility. Now they felt that only by handcuffing they can be brought here. If you ask me, as a human factor, I don't think that was the only option that was available to the US authorities. Perhaps they could have done it in a more human fashion. Where is the need for handcuffing them to their seats, or, as I understand, also sort of creating difficulties for them to use the toilets? I think a bit of a human touch, even if you have to take a legal action, is always essential. And I think that is where, again, if we go back to artificial intelligence replacing human as judges would come in, because you will not get from artificial intelligence human empathy you will not get. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, कई प्राइवेसीज के इश्यूज हो रहे हैं, खास तौर पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो कोर्ट को वो पुलिस को देने की ज़रूरत है, लैंडलॉर्ड को देने की ज़रूरत है, आधार कार्ड डिटेल्स देने की ज़रूरत है। तो माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इज एंटरिंग द बेडरूम ऑफ सिटीजन्स। अब ये मॉडल और भी राज्यों में लागू हो रहा है। गुजरात इज वन सब स्टेट विच इज कमिंग अप विथ यूसीसी।
How do you see this intrusion of privacy of government, state into the personal lives of people? Privacy को तो fundamental right का एक ये माना गया. How do you see the whole thing? In this Uniform Civil Code, you will find that there is difference of opinion of various states. But the difference of opinion of the states is not founded on intrusion of privacy of an individual. They are founded on the political ideology of the ruling party in a particular state. This is the first thing. And of course, when there is an intrusion of privacy, there are decisions of the Supreme Court, which decisions are very well known, but whether a particular legislation will satisfy the test of not intruding into the privacy of an individual, or whether it is consistent with the constitutional provisions or norms, is something which the higher court, meaning either a high court or the Supreme Court, will take a decision. And I think this particular legislation is already under challenge before the court. So it is for the court to decide. And for me as a retired judge, I don't think we need to, because what are the arguments that will come, which are the counter defense arguments that will come, is not available before you and me. So for me to say that what would be the future or the outcome, that may be a little speculative, and I think we should allow the court to take a take a decision on the issue. ऐसे कुछ लॉज हैं जिनको नॉमेनक्लेचर किया गया है ड्रैकोनियन लॉज, जिसमें पीएमएलए, यूएपीए है, बेल मिलने में बहुत मुश्किल होती है. पिछले एक साल में हमने देखा कि पीएमएलए पर कई डिसीजंस आए जिससे बहुत रिलैक्स्ड और ह्यूमेन हो गया है. अब बहुत दिनों तक किसी को जेल में रख नहीं सकते, ऐसा कोर्ट ने बोला है. यूएपीए एक मामला है जो अभी तक जिस पर सवाल उठ रहे हैं. कोर्ट में भी मामला गया है कि गवर्नमेंट किसी को टेररिस्ट कैसे डेजिग्नेट कर सकती है विदाउट एविडेंस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो पर्सनल फ्रीडम वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी का आ रहा है. हाउ डज द जुडिशरी सी इट, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड, क्योंकि पर्सनल फ्रीडम भी मारा जाता है इसी चीज में. These cases very often give rise to questions of liberty of a citizen. One thing, when we take oath as we become judges of courts, is to uphold the constitution and the laws. Now suppose the laws in the country are created in a manner that court has to balance the requirement of the laws and then consider the liberty question. In the legislation that you have mentioned, ये आप देखिएगा कि unless the court is able to prima facie reach a conclusion that this person who is asking for bail is unlikely to be convicted for the offense that he is charged, bail should not be given. That is the legal provision. And as judges, we take oath to uphold the laws. So this is why there were some difficulties in granting bail or considering bail immediately for people who are charged under these particular provisions, and as you have rightly said, that they are something like a draconian provision. Now, why did the court eventually relaxed is the question that we have to address. Now, the logic is that we have a law and we have the constitutional law. And when we talk about the constitutional law, we have Article 21, which provides for, or rather those have been interpreted by the Supreme Court to say that a right to speedy trial is a fundamental right which can be traced to the provisions of Article 21 of the Constitution. So when you are balancing a particular law along with a constitutional law, the court felt that by taking recourse to what is contained in Article 21, if the detention is seen to be a prolonged detention and trial, in fact charges have not been framed, trial has not commenced, does it mean that you can keep a person in detention for years
On these considerations, primarily, the court said that bail should be given. And in our country, you must understand that bail is the rule and refusing bail is an exception. So that is the fundamental principle on which the court exercises jurisdiction. And now that the Supreme Court has, in many cases, granted bail, we feel that the message will percolate down to the lower courts, and whichever the jurisdictional court, they will also accordingly act. Because when these judgments are cited, the lower court will also feel bold enough, because sometimes they feel that if I give bail to a man charged with such serious criminal offences or under such serious legislation, maybe people might not feel that I have done the right thing. So, they will have the support of the decisions of the Supreme Court on the point. पेंडेंसी पर एक बार फिर आते हैं, काफ़ी वर्कलोड होता है जजेस के ऊपर. डू यू थिंक दैट नंबर ऑफ जजेस शुड इंक्रीज एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल और इवन एट द हाई कोर्ट लेवल? This is always suggested as a solution to address the pendency. But on this, if you just look at, you are talking about increasing the judges' strength. Let us look at Allahabad High Court. I think their sanction strength is 150. लेकिन 50% जजेस अपॉइंटमेंट अभी तक हो नहीं पाए, तकरीबन 50% you can rough and ready figure. So there are courts where we have enough judges strength, but we are not able to make appointment to those. This is because there is dearth of people who are reasonably to be considered for recommendation as High Court judges or Supreme Court judges. Supreme Court, it's more or less full quota is normally in this thing. In High Court, we have usually about 30-35% vacancies are unfilled. But two reasons. One is that some appointment process is in the pipeline, so therefore the vacancies are happening. And by the time this appointment process get done and appointment is made, by that time some more retire. So this is a constant process, but about roughly 30-35% vacancies are there. Now, increasing the judges' strength, you will kindly appreciate that in a court we have, let us say we have 50 judges. Now 50 judges are not judges with equal caliber. So 20 judges may be very efficient in dealing with their cases. 20 judges may not be as efficient but still good enough. But there could be 5% or 10% judges who are not very good at dealing with the cases. So therefore, suppose when you increase the number of judges and you get more of that 10% category, it is not going to help you. So unless we have efficient judges appointed, and we have enough efficient judges for consideration for appointment, increasing the judges' strength is not an answer. And next thing is also, if you notice that now the lawyers' earning have gone up very, very high. And those lawyers who are successful and are earning very well, there is an increasing reluctance on their part to say yes to becoming a judge. So then what you will have, the scenario will be that those who are less than capable or who are the second choice, they will be required to come and occupy the judge's chair. In that event, you are going to have not the best lawyers being appointed as judges, even with the current strength, and the result will be that your areas, etc., it is only going to increase. So idea is to have the best person appointed as judges, and if we have the best person, then that best person will do a better job than a person, even if you take in 5 more persons who are not very efficient, they are going to not add they are not going to deal in any good way the areas that we are talking about. हाल फिलहाल के दिनों में देखने में आया है कि जजेस के कुछ कमेंट्स हेडलाइंस बना रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं. कहाँ कमी रह गई है ऐसे में? क्या जुडिशियल ट्रेनिंग में कमी रह गई है या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशंस हावी हो रहे हैं जजेस पे? हाउ डू यू सी द होल इशू एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व स्पेशली बाय द जुडिशरी? पॉलिटिकल एफिलिएशन हावी होने का सवाल एक क्वेश्चन तो है, लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल्स भी है. जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर हुआ करते. कृष्णा अय्यर एक
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर भी थे जब जज बनने से पहले, लेकिन उनको जज बनाया गया। फिर वो उनका जो पॉलिटिकल लीनिंग है उनका साथ उनका जजमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो अपने इंडिपेंडेंटली जजमेंट देते थे। और अक्सर ये होता है कि कोई सम जज मेक कमेंट्स व्हिच आर नॉट appropriate for the position that he is holding. Now these things, if you notice with a little bit of scrutiny, is an aberration. We have 1,000 High Court judges, we have so many Supreme Court judges, but you are seeing that all of them, barring one or two, are conforming to the norms of being a judge of a superior court. You are not seeing any aberrative behavior from them. So therefore we should not be looking at the system by picking up one or two aberrative behavior of individual judges. Of course, I would not like to comment on any individual cases, but I feel that when you have a process of appointment, when you have a process of scrutiny, when you are getting, let us say, 99% good people and just a few sometimes turn out to be not very correct, you feel that system is doing very all right. I don't think there is any issue to be concerned. Of course, it is also true that in a bowl of flowers, if there is a bad smell, that bad smell will overwhelm or try to overwhelm the fine smell of the flowers. This may also happen, but then in a particular system it can never be 100% foolproof. That we must accept. जुडिशरी में आने से पहले आप जर्नलिज्म में भी थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आपने बतौर लीगल कॉरेस्पोंडेंट का काम किया था। आज के लीगल रिपोर्टिंग पर आपका क्या टेक है? हाउ रिस्पॉन्सिबल इज इट एंड इज इट मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? क्या मीडिया ट्रायल कितना हो रहा है? कैसे आप देखते हैं ओवरऑल? आपने मुझे एक ताज़ा कर दिया हमारी जिंदगी में। वो मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट था, ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म में था, लेकिन ये जरूर थी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और मैं असम ट्रिब्यून, जो असम के एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, वेरी ओल्ड न्यूज़पेपर इंग्लिश, उनका मैं लॉ रिपोर्टिंग करता था उनके लिए, और दूरदर्शन के गुवाहाटी के लिए भी मैं करता था। और हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, 6 महीने के बाद आपके पास एक चेक आ जाते थे, उसमें काफ़ी खुशी होती थी उस वक़्त। लेकिन इसमें दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले इट वाज प्राइमरीली द प्रिंट मीडिया। जब हम लोग लॉ रिपोर्टिंग करते थे उस वक़्त टेलीविज़न का कुछ प्रेजेंस ही नहीं था इंडिया में, तो प्रिंट मीडिया का था, और हम लोग अखबार लेते थे और ये भी मालूम होता था कि ये अखबार में जो न्यूज़ छपा है ये न्यूज़ है, ये ओपिनियन नहीं है। और मैं ये सबसे ज़्यादा अंतर आजकल दिखता है, चाहे आप विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आजकल हमें सब्जेक्ट मैटर तो है, वो कभी कहीं दूर छूट जाता है, लेकिन ओपिनियन को बहुत ज़्यादा उसको सामने उभरते हुए दिखता है। तो ये मैं एक अभी के मीडिया के बारे में सबके लिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड मीडिया रिपोर्टिंग ज़्यादा आजकल दिखते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव कितना जुडिशरी पर पड़ रहा है? क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा था कि इम्पैक्ट करता है जजमेंट्स को, जजेस को सोशल मीडिया, काफ़ी ट्रोलिंग भी होती है। हाउ डू यू सी दिस सोशल मीडिया एज अ न्यूसेंस? Social media is something which you are increasingly seeing in a large volume nowadays. Judiciary का मैं specifically मैं आपका respond करूँगा। You see, as we become more experienced as judges, we know that these things which are appearing in social media or audiovisual media or print media, they should not influence our decision. And perhaps by virtue of our experience, by the time we reach the Supreme Court or when we are in the High Court with some experience, we are not too much influenced
so that they will have an impact on our final verdict. But for somebody who is recruited as a judge today, if a very sensational case is being decided by that particular court by the young judicial officer, and there is huge social media focus on that particular litigation, that particular officer, for him or her to be expected to be as mature as a judge at the level of the Supreme Court or the High Court, it will require him or her to demonstrate a caliber of certain magnitude, and I trust and believe that by virtue of the training that we are imparting to our young judicial officers, they will be able to separate the pressure from the media while reaching a verdict in a given case before that particular court. But undoubtedly it's a pressure, and particularly for a young judicial officer, he has to deal with one additional pehlu of the decision making process by a court. ऑन ए लाइटर वेन जजेस को काफ़ी सीरियस माना जाता है, मगर आपके फेयरवेल फंक्शन में बोला गया कि आप यू आर इक्वल, यू कुड हैव बीन इक्वली गुड एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और ए क्विज मास्टर. आर्ट्स एंड थिएटर के बारे में आपकी रुचि जगजाहिर है, तो इस डिमेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी के बारे में. एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ माई रीडिंग हैबिट. हमारे घर में माई फादर वॉज ऑफ कोर्स इज नो मोर किशोरी मोहन रॉय, माई मदर प्रभावती रॉय. हम लोग घर में हम लोग के हमेशा किताबें हुआ करता था और हम लोग पढ़ते थे. वी आर एविड रीडर्स इन आवर होम इवन एज ए चाइल्डहुड. सो whatever you sort of speak about when in your conversation, it is primarily from your experiences of life. लेकिन आप हर जगह तो ट्रेवल नहीं किए होंगे, तो what you gather from your reading. So experiences of reading is the other thing. So at a given moment, I am constantly reading something, not necessarily related with law. So from that, I have gathered my experiences, which on occasion, while writing a judgment, I try to incorporate some literary phrase or some Shakespeare's play. Like that I do. But keeping the court atmosphere light is my personal effort, particularly to encourage a young lawyer who is arguing in my court. For a seasoned lawyer with years of experience, he is not bothered by the environment in the court. Even if the judge is very stern, the senior lawyer will not be. He will say his argument and then he will leave the court. But for a young lawyer who is dealing with an important matter and a case which might be very significant in his growth as a professional lawyer and his future growth as a lawyer, he is dealing with a particularly important matter which is important for him, and also the law or the case may be of some complexity. Now, she or he, if he can present his case without any extra tension, he will be able to assist the court in the best possible way. But then if she has to also deal with the intimidating atmosphere in the court, which is intimidating for anybody, she will naturally be handicapped. So I would always make an effort, and it is a conscious effort, to lighten the court, but then you cannot take away the seriousness of the case. A case has to be dealt with all seriousness. But to ease the tension of the lawyer, I used to make an effort, and I think that is what has been appreciated. And this, you may say, is something which I consciously do, particularly looking at the young lawyers, not the grey-haired or the bald-headed lawyers. Yeah, that makes a lot of difference. Final question, sir, कि अब आगे आप क्या प्लान्स कर रहे हैं? अब जिम्मेदारी आपने सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम जिम्मेदारी निभाई है, अब आगे के प्लान्स क्या हैं? इसमें मैंने और जगह में भी कहा है कि मेरे को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो पोजीशन होते हैं फॉर्मर जजेस के, रिटायर्ड जजेस के लिए जो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, उसमें मेरे को ऑफर दिया गया था कि आप इसको मान लें. लेकिन मैंने सोचा कि 19 साल हमने जज रहे, तो अब मैं एक प्राइवेट सिटीज़न होके मैं रहना चाहूँगा. लेकिन आप जानते हैं कि दिल्ली इज़ नॉट अ वेरी चीप प्लेस. आई कम फ्रॉम असम, एंड सो
one has to have a bit of a professional earning also. So therefore, लॉ में जो एक्सपीरियंस्ड है वो कभी रिटायर नहीं होते. उनका लीगल नॉलेज जो है वो हमेशा किसी ना किसी के काम में आता है. सो whatever work that might be available to me as an individual who is trained in law, I'll be interested to those kind of cases, and perhaps that might give me a bit of a sustenance also. And also the fact that both our daughters are in Delhi, and so there is no immediate plan to return back to Assam. And so one has to have a bit of a professional earning also. So therefore, लॉ में जो एक्सपीरियंस्ड है वो कभी रिटायर नहीं होते हैं. उनका लीगल नॉलेज जो है वो हमेशा किसी ना किसी के काम में आता है. सो whatever work that might be available to me as an individual who is trained in law, I'll be interested to those kind of cases, and perhaps that might give me a bit of a sustenance also. And also the fact that both our daughters are in Delhi, and so there is no immediate plan to return back to Assam, but I would wish to continue in Delhi for at least in near years, and then see what professional work becomes available to me while I am based in Delhi. This is the plan. Okay. Thank you, sir. It was a very enriching experience speaking with you. तो ये थे जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जिन्होंने बेहद बेबाकी से न्यायपालिका से जुड़े तमाम मसलों पर अपनी राय रखी. हम उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका करियर उतना ही यादगार रहेगा जितना कि जुडिशरी में रहा. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए इंडिया लीगल.